गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ राहुल कुमार शर्मा। मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाने वाला हूँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हमने हमारी पिछली क्लास में कुछ हमारे साइंस से रिलेटेड वीडियो देखे थे। अब आज उस कड़ी में हम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम क्लासिफिकेशन को, जीवों के वर्गीकरण को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जीवों के वर्गीकरण में होता क्या है, आखिर वर्गीकरण होता क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है हमको, और जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, ये चीजें हमारे लिए पहले समझना जरूरी होगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन होता है किसी भी चीज को अनियमित से नियमित व्यवस्थित करना, ही उसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर बहुसंख्य जीव पाए जाते हैं, लगभग मिलियंस में जीव है। अब उनको एक व्यवस्थित ऑर्डर में क्रमबद्ध करना ही क्या है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कहलाता है। तो वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण किया और उसके द्वारा उनको एक नियमित क्रम से क्रमबद्ध किया। तो उस कड़ी में क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ये कार्य, क्लासिफिकेशन का कार्य कार्ल लिनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। इस कारण से कार्ल लिनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, तो हमारा जवाब होगा कार्ल लिनियस। तो यानी कि हमको याद रखना है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का जनक कौन है, तो हमारा जवाब है, आंसर है कार्ल लिनियस। ठीक है, क्लियर है इतना। अब यदि जीवों का क्लासिफिकेशन हो गया, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होगा, उसमें दो जगत पद्धति आई, त्रिजगत पद्धति आई, पंच जगत पद्धति आई, इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम द्विजगत पद्धति के बारे में देखेंगे। द्विजगत पद्धति जो आपके कंपटीशन में एग्जाम पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो होगा कि द्विजगत पद्धति, वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति किसने प्रतिपादित की, तो आपका जवाब होगा कार्ल लिनियस। सन, कौन सी सन में प्रतिपादित की, 1758। ये इंपॉर्टेंट है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, 1758। यानी कि जीवों के वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, कार्ल लिनियस के द्वारा। और कब किया गया, 1758 में। ठीक है, क्लियर है। तो कार्ल लिनियस ने जीवों के वर्गीकरण के दौरान दो जगतों का निर्माण किया। उनका फर्स्ट जगत था प्लांटी और सेकंड जगत था एनिमिलिया। यानी कि उन्होंने जीवों को दो जगतों में रखा। पहला जगत है प्लांटी और दूसरा है एनिमिलिया। इस प्लांटी वर्ग में इन्होंने समस्त पौधों को रखा और एनिमिलिया में समस्त जीवों को रखा, समस्त जंतुओं को रखा, और प्लांटी में सभी समस्त जीवों को रखा। अब ये बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन था कार्ल लिनियस का, क्योंकि इन्होंने सिर्फ दो जगतों का निर्माण किया, प्लांटी एंड एनिमिलिया, यानी कि प्लांट्स और जंतु। इनके अलावा इनकी क्लासिफिकेशन में और कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे हमने प्लांटी वर्ड यूज भी लिया है और यहाँ पे एनिमिलिया वर्ड यूज लिया है। इसका मतलब क्या है, हमने प्लांट क्यों नहीं लिखा और यहाँ पे एनिमल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इनके वर्गीकरण में इन्होंने लैटिन वर्ड को यूज किया था। और प्लांटी एक लैटिन वर्ड है और एनिमिलिया भी एक लैटिन वर्ड है। ये भी आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब कार्ल लिनियस ने द्विजगत पद्धति का प्रतिपादन किया 1758 में, और इन्होंने एक श्रेणी क्रम स्थापित किया। उस श्रेणी क्रम के अनुसार जीवों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। और वो श्रेणी क्रम क्या था, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी, सबसे पहले किंगडम यानी कि जगत, उसके बाद में संघ, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली एंड जीनस एंड लास्ट में स्पीसीज। यानी कि ये एक श्रेणी क्रम है जिसके अनुसार जीवों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, जिसमें स्पीसीज वर्गीकरण की वास्तविक इकाई, जिसमें स्पीसीज को वर्गीकरण की वास्तविक इकाई माना गया है। एक फंडामेंटल यूनिट है स्पीसीज क्लासिफिकेशन की। ठीक है, और वर्गीकरण की सबसे उच्च इकाई यदि आपसे पूछी जाए तो आपका जवाब होगा जगत, यानी कि किंगडम। ठीक है, किंगडम क्या है, वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई। अब यदि मैं इस श्रेणी क्रम में जाति से जगत की ओर बढ़ता हूं, नीचे से ऊपर की ओर चलता हूं, तो आधारभूत समान लक्षणों में कमी होती जाती है। ठीक है, यदि मैं जाति से जगत की ओर बढ़ता हूं तो जीवों के आधारभूत समान लक्षणों में कमी होती जाती है। यानी कि जो लक्षण जातियों में ज्यादा होंगे, फिर उससे कम लक्षण वंश में होंगे, उससे कम लक्षण कुल में, गण में, वर्ग में, संघ में, जगत में। ऐसे करके जीवों के लक्षणों में कमी होती जाएगी जाति से लेके जगत तक, जब मैं ऊपर की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये
हेरिडिटी ऑफ क्लासिफिकेशन ये भी किसने प्रतिपादित किया, इसका भी कार्ल लिनियस ने दिया। तो यानी कि हमको क्या याद रखना है, कार्ल लिनियस ने वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति का प्रतिपादन किया, ठीक है। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, कार्ल लिनियस है। यहाँ पे हमको ये सन याद रखनी है कि वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति का प्रतिपादन कब किया गया, तो हमारा जवाब होगा 1758 में किया गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब कार्ल लिनियस के बाद में, कार्ल लिनियस ने इतना करने के बाद में जीवों को ये कहा कि प्रत्येक जीव का एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, जिसके द्वारा वह पूरे संसार में एक ही नाम के द्वारा जाना जाए। आखिर क्यों, तो उन्होंने साइंटिफिक नेम की बात की और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रस्तुत किया, यानी कि द्विकरण नाम पद्धति को प्रस्तुत किया, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में द्विकरण नाम पद्धति, ठीक है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित की, तो आपका जवाब होना चाहिए कार्ल लिनियस। अब ये जीवों के वर्गीकरण में वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता क्यों हुई, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजस्थान में किसी जानवर को, किसी भौंकने वाले जानवर को कुत्ता बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से राजस्थान से मैं हरियाणा चला जाता हूँ, हरियाणा जाने के बाद में वहां पे मैं कहूंगा कि भौंकने वाला जानवर कुत्ता है, लेकिन वहां पे कुत्ते को किसी अन्य नाम से, स्थानीय नाम से बुलाया जाता है, तो उन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इस कारण से कार्ल लिनियस ने बताया कि प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होना चाहिए, जिसके द्वारा वह पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक नाम से जाना जाए, और उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रतिपादन किया, यानी कि जीवों के वर्गीकरण नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया। किसने किया, तो आपको ध्यान रखना होगा कार्ल लिनियस ने, यानी कि विज्ञान की नामकरण की पद्धति किसने प्रस्तुत की, कार्ल लिनियस ने। यही हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमने कार्ल लिनियस का नाम कितनी जगह देखा, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन में कार्ल लिनियस थे, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन है, कार्ल लिनियस है, ठीक है। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में किसका नाम आएगा, तो वो भी आएगा कार्ल लिनियस का। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसका नाम आएगा, तो उसमें भी आएगा हमारे पास कार्ल लिनियस का, ठीक है। तो इतनी जगह हमको कार्ल लिनियस का नाम याद रखना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते समय उस वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है वंश, उस जीव के वंश का नाम लिखा जाता है, और दूसरा उस जीव की जाति का नाम लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। मैंजीफेरा इंडिका क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम। अब इसमें मैंजीफेरा क्या है, मैंजीफेरा आम का वंश है, और इंडिका क्या है, आम की जाति है, ठीक है। तो पहले हमने लिखा वंश का नाम, और सेकंड में लिखा हमने उस की जाति का नाम, ठीक है। तो मैंजीफेरा क्या होगा, वंश, और इंडिका क्या है, जाति। और ये लास्ट में लीन लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है उस वैज्ञानिक का नाम जिसने इस जाति को सर्वप्रथम खोजा था, या इस जाति को वैज्ञानिक नाम जिस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया, यानी कि इस लीन का मतलब है लीनियस, कैरोलस लीनियस, यानी कि मैंजीफेरा इंडिका को, आम को मैंजीफेरा इंडिका नाम किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। इसलिए उस जीव के वैज्ञानिक नाम के पीछे संस्कृत में उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसके द्वारा उस जाति को खोजा गया था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं। अगला नेक्स्ट इसमें आपको याद रखना है, किसी जीव का वैज्ञानिक नामकरण करते समय उस वैज्ञानिक नाम में वंश का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और सेकंड अक्षर जो जाति का प्रथम अक्षर है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। किसी जीव का वैज्ञानिक नामकरण लिखते समय वंश का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और जाति का प्रथम अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। यदि आप किसी जीव का वैज्ञानिक नामकरण हाथ से लिखते हैं, तो हाथ से लिखते समय उसको अलग अलग अंडरलाइन करना होगा, वंश को अलग अंडरलाइन करना होगा और जाति को अलग अंडरलाइन करना होगा। यदि आप उसको प्रिंट करते हैं, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम आपको प्रिंट करना है, तो आप इटैलिक्स में आपको उसको प्रिंट करना होगा, यानी कि जो तिरछे लिखते हैं ना, तिरछा उसको प्रिंट करना होगा, इटैलिक्स में आपको उसको प्रिंट करना होगा, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन होती है वैज्ञानिक नामकरण की, यानी कि कोई भी किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 3 अक्षरों से छोटा ना हो और 13 अक्षरों से बड़ा ना हो।
तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं जो हमको इसके अंदर वैज्ञानिक नाम के अंदर ध्यान रखने। पहला क्या, मैंजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, जिसमें मैंजिफेरा है उस आम का वंश और आम की जाति है इंडिका, और संक्षिप्त में पीछे लिखा हुआ है लीन। ये क्या है, ये उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले आम को खोजा। ठीक है, वंश का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल वर्ड में आएगा और सेकंड जाति का प्रथम अक्षर स्मॉल वर्ड में लिखा जाएगा। ठीक है, यदि आप हाथ से किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें हमेशा दोनों को, वंश के नाम को और जाति के नाम को हमेशा अलग अलग अंडरलाइन करके आपको लिखना होगा। यदि प्रिंट करते हैं तो आपको प्रिंट इटैलिक्स में करना होगा। और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 3 अक्षरों से छोटा ना हो और 13 अक्षरों से बड़ा ना हो। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति को हमने पढ़ लिया, किस प्रकार से जीवों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, ये सब किसने प्रतिपादित किए थे? कार्ल लिनियस का नाम आएगा। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं उसके आगे द्विजगत क्लासिफिकेशन के आगे, द्विजगत वर्गीकरण के आगे, फिर दूसरा एक वर्गीकरण दिया गया किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रतिपादित किया गया। कब? 1894 में। तो आपसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए द्विजगत वर्गीकरण, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 3 जगत क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने शारीरिक संगठन को आधार बनाया। यानी कि किसी भी क्लासिफिकेशन, किसी भी वर्गीकरण को करते समय एक बेस लेना पड़ता है, वो एक बेस लिया जाता है। उस बेस के आधार पर उस जीव का, मतलब किसी भी जीव का हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे अब इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में शारीरिक संगठन को आधार लिया, जिसमें यानी कि जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, यानी कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। उसके आधार पर इन्होंने एक नए जगत की स्थापना की जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा जगत। यानी कि शारीरिक संगठन को आधार बनाते हुए अर्नेस्ट हैकेल ने 1894 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यानी कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया? अर्नेस्ट हैकेल ने। कब किया? 1894 में किया। इसका मुख्य आधार क्या था? तो आपका जवाब होगा जीव का शारीरिक संगठन, यानी कि वो एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत की स्थापना की। लेकिन सबसे मेन बात है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमको ये जगत है, इनको क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में पूर्व बनाए हुए जगतों को नियत रखा गया। यानी कि पहले जो बनाए गए जगत थे ना, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की, उनको ऐसे कैसे यथावत रखा गया और नए जगतों का निर्माण किया गया। उसके बाद में हमारे पास आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कोपलैंड के द्वारा दिया गया था। यानी कि कोपलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया। कब दिया गया? 1938 में। ठीक है, ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसको आपको एक नॉर्मली याद रखना है, याद रह जाए तो भी ठीक है और नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं। वैसे आपको याद रखना जरूरी है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? कोपलैंड के द्वारा। कब? 1938 में दिया गया। इसका आधार क्या था? इस वर्गीकरण का आधार क्या था? तो यदि ये पूछा जाए कि कोपलैंड द्वारा दिए गए वर्गीकरण का आधार क्या था, तो आपका जवाब होगा कोशिकीय संगठन। यहाँ पे क्या था? शारीरिक संगठन, और यहाँ पे क्या है? कोशिकीय संगठन। शारीरिक संगठन अलग चीज है और कोशिकीय संगठन अलग चीज है। शारीरिक संगठन में क्या होता है कि जीव का शारीरिक संगठन कैसा है, यानी कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। ठीक है, कोशिकीय संगठन की यदि बात आती है तो बात आती है वो जीव प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? एक सिंपल वे में यदि हम समझना चाहें तो प्रोकैरियोटिक मतलब होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक शब्द के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। प्रो का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि पहले से, यानी कि जिसमें पहले से। और कैरियोटिक यानी कैरियन, वहां से एक वर्ड निकलता है कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यानी कि जिसमें पहले से केंद्रक उपस्थित नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक में जब हम लिखते हैं EU, इस U का मतलब क्या होता है? U का मतलब होता है ट्रू।
इस यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि सच्चा, और कैरी ऑन, वहां से कैरी ऑन निकलेगा, यानी कि सच्चा केंद्रक जिसके अंदर उपस्थित है, यानी कि जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उपस्थित है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक जीव, जैसे कि हम। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसको आधार किसमें बनाया गया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि चार जगत वर्गीकरण में कोपलैंड के द्वारा 1938 में कोशी के संगठन को आधार बनाकर मोनेरा जगत को स्थापित किया गया। ठीक है, क्लियर है इतना। और अब लास्ट एंड इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है, जो वर्तमान क्लासिफिकेशन है हमारा, और जिसको ही हमको मेनली पढ़ना है, वो है आरएच विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 1959 में प्रतिपादित किया गया था। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आरएच विटेकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण कौन सा था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कब प्रतिपादित किया गया था, यदि ये पूछा जाए कब प्रतिपादित किया गया था, तो 1959। और इसमें सन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कई जगह पर हो सकता है, कई बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा 1969, और कई बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको 1959। यदि एग्जाम में आपकी इसकी सन पूछी जाती है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, 1969 बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी में दिया गया है, 9th क्लास की एनसीईआरटी एक हमारा बेस है, 10th की एनसीईआरटी हमारा बेस होती है, जिसमें 9th क्लास की एनसीईआरटी में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की सन दी हुई है 1959। तो यानी कि हमसे यदि गलती से सन पूछ ली जाए, तो हमको 1959 आंसर करना है, 1969 हम नहीं करेंगे। कई बुक्स में हमको 1969 लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन हमको आंसर करना है 1959, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, 1959, और हमारी हर एग्जाम का बेस होती है एनसीईआरटी। ठीक है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर द्वारा 1959 में प्रतिपादित किया गया था, जिसका आधार क्या था, उसका आधार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आरएच विटेकर द्वारा प्रतिपादित पांच जगत वर्गीकरण का आधार क्या था, तो आप बताएंगे पोषण की विधि उसका आधार था, यानी कि वो कैसा है, जीव पोषण कैसे करता है, वो स्वपोषी है या परापोषी है। ठीक है, अब ये स्वपोषी और परापोषी होता है। स्वपोषी का मतलब होता है जो खुद का पोषण खुद बनाए, जैसे पेड़ पौधे, कुछ बैक्टीरिया, ये क्या होता है, खुद का भोजन खुद के भोजन का निर्माण खुद करते हैं। और परापोषी क्या होते हैं, जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, उनको हम बोलते हैं परापोषी। जैसे कि हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम जीवों के ऊपर डिपेंडेंट, पौधों के ऊपर डिपेंड है, जानवरों के ऊपर डिपेंड है हमारे भोजन के लिए। ठीक है, तो पोषण की विधि को आधार बनाया आरएच विटेकर ने 1959 में, और पांच जगत वर्गीकरण को प्रतिपादित किया। ठीक है, तो ये तो हमारे जीवों को क्लासिफिकेशन था, जिसमें द्विजगत वर्गीकरण, त्रिजगत, चतुर्जगत और पंच जगत वर्गीकरण को हमने देखा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आरएच विटेकर द्वारा प्रतिपादित फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कब दिया गया था, 1959 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, तो थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन यदि आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कार्ल वूश नामक वैज्ञानिक के द्वारा थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन दिया गया था 1977 में। ठीक है, 1977 में कार्ल वूश के द्वारा थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, यहां तक इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आरएच विटेकर ने जो पांच मुख्य आधार बनाए थे आरएच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, उन पांच मुख्य आधार को हम देखने वाले हैं। पहला क्या है, यदि हम देखें, पांच मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे उन्होंने, पांच मुख्य लक्षण लिए थे जीवों के, जिसके आधार पर उन्होंने आरएच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रतिपादित किया। वैसे उनका मेन मुख्य आधार क्या था, पोषण की विधि, लेकिन कुछ अन्य भी आधार बनाए गए थे जिनको हम देखने वाले। सबसे पहला आधार था जीव का कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन यानी कि जीव कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, पहला आधार था कोशिकीय संगठन, यानी कि एक कोशिकीय जीव या फिर बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय का मतलब मैंने आपको समझा दिया। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है,
हम जैसे प्राणी हम क्या है, मल्टी कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेलुलर है हम, ठीक है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय, यानी कि एक ही कोशिका का बना हुआ जो जीव है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, जैसे अमीबा, ठीक है। हम क्या है, मल्टी सेलुलर है। अन्य जीवधारी जो स्तनधारी वर्ग में है सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो पहला इनका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक दिया है उन्होंने कि जीव का कोशिकीय संगठन किस प्रकार का है, वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। किसके द्वारा लिया गया, ये आरएच व्हिटेकर के द्वारा लिया गया, ठीक है। दूसरा इन्होंने लिया सेल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने दूसरा एक्शन लिया सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा है उन्होंने कि जीव, कोई भी जीव है वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है। यानी कि यूकैरियोटिक आपको मैंने बताया, यानी कि जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उपस्थित हो, केंद्रक उपस्थित हो। प्रोकैरियोटिक जिसमें पहले से केंद्रक उपस्थित नहीं हो, वो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या, जीव कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। दूसरा क्या है, जीव प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है। तीसरा यदि कैरेक्टर देखें तो वो है हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर का। इन्होंने जो तीसरा कैरेक्टर लिया वो था डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर ये क्या होता है, यानी कि इन्होंने ये देखा प्रत्येक कोशिका, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि काम का बंटवारा। यदि हम शुद्ध रूप से देखें तो होता है एक तरीके से काम का बंटवारा। प्रत्येक कोशिका के अंदर अलग अलग काम करने की, उनका मतलब प्रत्येक कोशिका का कार्य अलग अलग है या नहीं है। जैसे हमारे अंदर जैसे हाथ का कार्य लिखना, आंखों का कार्य देखना, पैरों का कार्य चलना, यानी कि प्रत्येक अंग का हमारा अलग अलग कार्य करता है। इसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि उसमें क्या हो गया, कार्य का बंटवारा हो गया। तो इनका तीसरा मुख्य कैरेक्टरिस्टिक था डिवीजन ऑफ लेबर, किसका, आरएच व्हिटेकर का, जिन्होंने 5 जगत संकल्पना वर्गीकरण की दी थी। नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर पे यदि देखा जाए तो वो है हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड, यानी कि उन्होंने ये देखा कि जीव स्वपोषी है या परापोषी है। इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, स्वपोषी का मतलब समझा चुका हूँ। स्वपोषी क्या होता है, यानी कि जीव अपना भोजन खुद बनाए, वो क्या कहलाता है स्वपोषी, ठीक है। और दूसरों के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड हो, वो क्या कहलाता है, परापोषी, ठीक है। तो इनका अगला कैरेक्टर था जीव स्वपोषी है या फिर परापोषी है। अब अगला लास्ट एंड फाइनल 5वां कैरेक्टरिस्टिक था इनके पास कि यदि कोई जीव स्वपोषी है तो स्वपोषी में भी किस प्रकार से अपने भोजन का निर्माण करता है, वो रसायन संश्लेषण विधि के द्वारा करता है या किस विधि के द्वारा भोजन का निर्माण करता है यदि कोई जीव स्वपोषी है। तो ये इनका वर्गीकरण का 5वां आधार था, 5वां कैरेक्टरिस्टिक था। तो ये चीजें हमने देखी जीवों के वर्गीकरण के लिए। जीवों के वर्गीकरण में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा, जो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, कार्ल लिनियस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमको याद रखना है। कब किया गया था, 1758 में किया गया था, जिसमें कार्ल लिनियस के द्वारा जीवों के 2 जगत बनाए गए, पहला प्लांटी, सेकंड एनिमिलिया। इनके द्वारा और क्या किया गया, इनके द्वारा श्रेणी क्लासिफिकेशन का श्रेणी क्रम स्थापित किया गया, ठीक है। किसी भी श्रेणी क्रम में नीचे से ऊपर जाने की ओर, यानी कि स्पीसीज से जगत की ओर बढ़ने पर हमेशा समान लक्षणों में कमी आती जाती है, ये आपको याद रखना है। और किसी भी वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है, हमेशा जाति होती है, स्पीसीज होती है, ठीक है। और सबसे अपेक्स में होती है वो कौन सा होता है, किंगडम होता है, जगत होता है। फिर उसके बाद में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और लास्ट एंड फाइनल था हमारे पास आरएच व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके द्वारा आरएच व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगतों में, यानी कि इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, जो पहले जगत बनाए गए थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनको यथावत रखा गया और नए जगत का निर्माण किया गया, कौन से का, फंजाई का। तो फंजाई जगत का निर्माण करके, यानी कि जीवों के 5 जगत बनाए, किसने, आरएच व्हिटेकर ने, जिसमें पहला जगत हो गया उनका प्लांटी, एनिमिलिया। इसमें कौन कौन से हो गए, प्लांटी, एनिमिलिया। सबसे पहले चलिए हम देखें मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा,
फंजाई, फिर एनिमिलिया, वो प्लांटिंग और फिर एनिमिलिया, ये 5 जगह आज विटिकर की क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी। थैंक यू।